नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सेकंड सेमेस्टर के 2016 से लेकर 2023 तक के जितने की अभी पेपर हुए हैं उन सभी के पेपर का आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन का, बहुविकल्पीय क्वेश्चन का, बाकी बाद में हम सारे पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। अभी सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन के हम सारी सीरीज करवा रहे हैं। तो सबसे पहले 2016 के पेपर का सॉल्यूशन है, जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आ जाइए, और 2024 तक चलेंगे इस वीडियो में। तो अभी से इस वीडियो को थम्स अप दे दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि पिछले 6 साल में जो पेपर आए, यानी 6 साल में से आपका जो पेपर आने वाला है 2025 में फरवरी में जो एग्जाम होंगे, उनमें इसी पेपर में से आपका क्वेश्चन 100% 60 से 70% इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पेपर फंसने वाला है। चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम 2016 के पेपर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दिवा सुपन पुस्तक के लेखक कौन है। तो दिवा सुपन पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे वो कौन है? गिजूभाई। दिवा सुपन पुस्तक के लेखक के आंसर क्या हो जाएगा? गिजूभाई। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो ऑफिशियल रूप से ना दिया जाए, जिसे अनऑफिशियल रूप से दिया जाए। मान लीजिए मैं घर से पढ़ाई कर रहा हूँ या बाहर से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो हमारी अनऑफिशियल शिक्षा हो जाएगी। तो जैसे स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्रता होती है, उपयुक्त सभी सॉरी माफ कीजिए। तो इसमें क्या, स्थान भी निश्चित नहीं होता, हम घर बैठे कर सकते हैं। समय निश्चित नहीं होता, हमें क्लासेस नहीं लेने होती हैं। और तीसरा स्वतंत्रता भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन की तरफ, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी। तो राजभाषा का जो दर्जा मिला है, राष्ट्रीय भाषा नहीं, सॉरी, आपको एक बात का ध्यान है, राष्ट्रीय भाषा अलग होती है, राज्य भाषा का जो दर्जा दिया गया वो हिंदी को दिया गया, ए को दिया गया दर्जा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। चलिए 2016 के चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, कथन है, किसका है? तो ये जॉन डीवी का कथन है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है, जितने ऑप्शन दिए उनमें से अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास, अतः इनमें से एक भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक भी नहीं। चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन हो गए। छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं? तो दूरवर्ती जो शिक्षा होती है, दूरस्थ शिक्षा होती है, पत्राचार शिक्षा होती है, स्वतंत्र अध्ययन होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसमें उपयुक्त दूरस्थ शिक्षा में चारों आ जाते हैं, पत्राचार शिक्षा आ जाती है, स्वतंत्र अध्ययन आ जाता है, दूरस्थ शिक्षा है, ये सभी दूरवर्ती शिक्षा में आ जाते हैं। तो राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां जो क्वेश्चन है वो शिक्षण के 3 केंद्र हैं। शिक्षण के 3 केंद्र कौन कौन से हैं? इसका आंसर आपका अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, विषय अध्यापक, श्यामपट्ट, पुस्तकें बालक और अध्यापक, बालक बालिकाएं और अध्यापक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, स्टूडेंट्स, टीचर और सिलेबस। ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका 3 केंद्र हो जाएंगे। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। अगर 8वें क्वेश्चन की बात करें तो 8वां क्वेश्चन हो जाएगा शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देता है। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली कौन बना देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। जिस युक्तियों से टीचर पढ़ाते, खेल खेल में पढ़ाते हैं, एक्टिविटी करा के कराते हैं, तो वो युक्तियां ही होती हैं जो हमें क्या करवा देती हैं? शिक्षण को रोचक बना देती हैं। 9वें क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका ये फ्रोवेल का कथन है। आंसर सी इज द राइट आंसर। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है, मारिया मोंटेसरी भारत में आई। मारिया मोंटेसरी भारत में कब आई थी? अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका सन 1939 में मारिया मोंटेसरी भारत आई थी। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जनसंख्या में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। जनसंख्या में शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है? तो जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व शिक्षा का होता है। किसका होता है? शिक्षकों का होता है। सॉरी, आंसर सी इज द राइट आंसर, कि सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व शिक्षकों का होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन की बात करें तो 12वां क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा कि प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव भी है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शिक्षा उदासीनता, ये सभी हमारे डी इज द राइट आंसर 12वें क्वेश्चन का। सॉरी, 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपका, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है।
पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक क्यों है? शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। जब हम पाठ्य योजना बनाएंगे तो हमारी जो पढ़ाने का तरीका होगा वो योजनाबद्ध होगा, तो डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 2017 के पेपर की तरफ। 2017 का जो पेपर आया था उसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उद्देश्य में। किसमें? आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्य के क्षेत्र में है, तो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए दूसरे को, राममूर्ति समिति का क्यों गठित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा राममूर्ति समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। जो राममूर्ति समिति है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। ये दूसरा हो जाए। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। राधा कृष्णन आयोग की बात कर लेते हैं। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित हैं, तो राधा कृष्ण आयोग की जो संस्तुतियां हैं वो किससे? वो हमारी उच्च शिक्षा से संबंधित हैं। इसका आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा। चलिए चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। बोर्ड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो बोर्ड का आज्ञा पत्र आपका 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ था। क्या भी? 19 जुलाई 1854 को, तो ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख। राइट आंसर इज बी, दुर्गाबाई देशमुख। चलिए चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवें क्वेश्चन की बात करें तो छठवां क्वेश्चन है ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है गूंगों को, बहरों को या फिर आपका अंधों को? तो राइट आंसर ब्रेल लिपि द्वारा आप किसको शिक्षा देंगे? आप अंधों को, जो देख नहीं पाते हैं, जो लोग आंखों से देख नहीं पाते। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। चलते हैं 6 क्वेश्चन हो गए, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर 7वें क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सन 1997 और 98 में जिला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वें क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। किसने सुझाव दिया था? तो इसमें जो सुझाव दिया था वो किसने? हरटोंग समिति ने दिया था। किसने दिया था? हरटोंग समिति ने। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय, सबको पता है ये, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। और जो एससीईआरटी होता है उन सभी का अपने अपने राज्य में होता है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में है। चलिए अगर एससीईआरटी का पूछे तो प्रयागराज आंसर हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की तरफ। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। बेसिक शिक्षा अधिनियम जो आपका पारित हुआ था वो आपको 1972 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? तो 1958 में प्रारंभ किया था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं में शिक्षा का प्रावधान संविधान जिस धारा में किया गया वह धारा कौन सी है? तो जो धारा है वो धारा, जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो धारा 45 हो जाएगी आपकी। जो निःशुल्क किया गया 86वीं संविधान संशोधन द्वारा वो धारा 45 में हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि वैदिक शिक्षा संबंधित है। वैदिक शिक्षा किससे संबंधित है? तो वैदिक शिक्षा जो आपकी है वो वेदों से संबंधित है, नाम से ही पता चल रहा है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? तो ये तो बहुत ही सरल आंसर है कि इसका सीधा सीधा फ्रोवेल, किंडरगार्टन की फ्रोवेल इज राइट आंसर हो जाएगा। फ्रोवेल ने किंडरगार्टन को सबसे पहले प्रस्तुत किया था। लेकिन बहुत सारे लोग मॉन्टेसरी आंसर लगा के आते हैं, लेकिन मॉन्टेसरी गलत आंसर है, फ्रोवेल इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की है? तो पांडिचेरी में श्री अरविंद घोष ने, किसने? श्री अरविंद घोष ने आपकी क्या करा है? इन्होंने शिक्षा शास्त्री का आश्रम की स्थापना की है। तो ये हो गया हमारे 2017 का पेपर। अब 2018 का पेपर और मैं आपको इस क्लास में सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद बाकी के जो पेपर हैं वो मैं आपको अगली क्लास में इसके सेकंड पार्ट में करवाऊंगा। चलिए आ जाइए। 2018 बैच का ये पेपर है, लेकिन 2019 में हुआ है, तो ये आप समझ लीजिए। चलिए आ जाइए। अगर इसमें बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है 2019 बैच में? शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। विचार किसका है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, गिजुभाई बधिका द्वारा लिखित पुस्तक है। देखिए आप क्वेश्चन रिपीट हुआ, मैंने पहले कहा कि क्वेश्चन रिपीट होते ही क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। जो आप पिछले 6 साल के ये पेपर का मैं ऑप्शनल करवाऊंगा, इनमें से ही 10 ऑप्शनल आपके फंस जाएंगे जो आपका पेपर आएगा, लेकिन इनको आपको अच्छे से
करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गिजुभाई बधिका द्वारा लिखित पुस्तक है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षक। और ये जो क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ इनको आप नोट करते जाइए और इनके आंसर भी नोट करते जाइए। अगर आपको नोट नहीं करना है तो पीडीएफ जो है वो पीडीएफ में टेलीग्राम पे इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा, उससे आप बिना नोट किए इस पीडीएफ को अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो पाठशाला को बाग शिक्षा, शिक्षा को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? तो ये भी आपका फ्रोवेल है। किसने कहा है? पाठशाला को बाग, शिक्षा को पौधा और शिक्षक को माली, ये आपका फ्रोवेल ने कहा है। चौथा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, जिसमें सभी विकास आते हैं, मानसिक विकास आता है, शारीरिक विकास आता है, सामाजिक विकास, ये सभी उसमें आते हैं। ये आपका शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जाता है। कैसे दिया जाता है? शिक्षकों द्वारा इसमें अमल करके, ना कि पुस्तकों को पढ़ाकर दंड देकर या समझा के, शिक्षकों द्वारा स्वयं अमल करके राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जाता है। चलिए छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां जो क्वेश्चन है वो आपका है कि मनुष्य में की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा या विचार किसका है? तो छठवां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है बी, स्वामी विवेकानंद के अनुसार बी, स्वामी विवेकानंद है, इनके मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तकला विषय। छात्र जो क्रियाशीलता है मतलब उनके अंदर एक्टिविटी हो, तो उसके लिए क्या है? हस्तकला यानी क्राफ्टिंग, जो क्राफ्ट हम करते हैं, जो क्राफ्ट वाले सब्जेक्ट होते हैं, गृह विज्ञान जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए हस्तकला विषय जरूरी है। इसीलिए आपके हस्तकला विषय सब्जेक्ट जोड़ा जाता है जब आप 1 से लेकर हाई स्कूल तक के बीच में होते हैं, तो सब्जेक्ट आपका एक गृह विज्ञान भी होता है। 9 में चलते हैं। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है, किस लिए होती है? अनुभव केंद्र के लिए। किस लिए होती है? अनुभव केंद्र के लिए। शिक्षा में निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये समझ लीजिए। तो शिक्षा में निस्पंदन का सिद्धांत आपका मैकाले ने दिया। किसने दिया? मैकाले ने। चलिए चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो होती है अनौपचारिक शिक्षा, मतलब अनऑफिशियल एजुकेशन। तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा आपका? सी, राइट इज आंसर। 12, सीखने की स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? तो ये विचार भी आपके फ्रोवेल का है। सीखने में स्वतंत्रता एवं निरंतरता का आवश्यक है, विचार किसका है? फ्रोवेल का। चलिए चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वें क्वेश्चन की बात करें हम, 1 मिनट, 12 क्वेश्चन हो गए हैं पीडीएफ में, 13 क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा। 1 मिनट, आप बने रहिए क्लास में। 13, हाँ, तो 13 पे आ जाते हैं। ये सीधा हाँ, यहाँ से 13 क्वेश्चन ये ऐड ही है 12 के साथ साथ। 1 मिनट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क एवं शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का। और अगर संविधान संशोधन पूछे तो संविधान संशोधन हो जाएगा 86 संविधान संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की गई, और अनुच्छेद पूछे तो 21 का। चलिए चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। आदर्शवाद के शिक्षा का उद्देश्य जो आपका हो जाएगा, 1 मिनट, आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा आपका 14 क्वेश्चन का आंसर। पीडीएफ थोड़ी इधर इधर हो गई है ये वाली। चलिए फिलहाल तो 14 क्वेश्चन हो गए हैं, 15वां क्वेश्चन का बाकी है, वो हम आपको करा देंगे पीडीएफ को सही करके। फिलहाल 3 पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं, बाकी के पेपर मैं आपको आगे की क्लास में सॉल्व कराऊंगा। जो बाकी 3 पेपर रह गए हैं। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मैं मिलता हूँ नई क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम पे पहुँचिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।